बीसीसीआई 1928 में स्टैब्लिश हुआ था। उस टाइम में क्रिकेट को इंडिया में एक इलाइट स्पोर्ट की तरह माना जाता था, यानी कि इस गेम को सिर्फ वेल्दी फैमिलीज ही सपोर्ट करती थी। एंड उस टाइम पर बीसीसीआई का सिर्फ एक ही मोटिव था, इंडियन क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल मैचेस को अरेंज कराना और टीम के लिए मैनेजमेंट करना। लेकिन इसके बाद बीसीसीआई की एक न्यू जर्नी की शुरुआत होती है। 1980s में बीसीसीआई की फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेसिक ही थी। सबसे पहले तो सभी के लिए यही शॉकिंग था कि इंडिया इंग्लैंड की धरती पर क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में वेस्ट इंडीज के सामने खड़ी थी। उस टाइम पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ऑफिशियल विजिट के लिए लंदन आए थे, उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। तभी सडनली उनका मन हुआ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का फाइनल मैच देखने के लिए। उस टाइम पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे NKP साल्वे। उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से 2 मैच पास मांगे, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट को पासेस देने से साफ साफ मना कर दिया। इंडिया जैसी कंट्री के लिए इंसिडेंट काफी ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल था। सबसे हैरान करने वाली चीज ये थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ना फॉरेन मिनिस्टर इसमें कुछ कर पाए और ना ही बीसीसीआई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टाइम बोर्ड के पास इंडियन गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट तक नहीं था और वो खुद इंडिविजुअल बेसिस पर उतना पावरफुल नहीं था, जिसकी वजह से बीसीसीआई को काफी ज्यादा बड़े लॉसेस से गुजरना पड़ रहा था। इंडियन गवर्नमेंट का रोल ऐसे टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी था, लेकिन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया। यही रीजन था बीसीसीआई के स्ट्रगलिंग डेज का। 1983 के वर्ल्ड कप के ड्यूरेशन पर इंडियन टीम के कैप्टन कपिल देव की मैच फीस ऑलमोस्ट 1500 रुपीज पर मैच के करीब थी। आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि गवर्नमेंट पहले बोर्ड और प्लेयर्स को इतना सपोर्ट नहीं करती थी। एंड देन आता है वो हिस्टोरिक मोमेंट 1983 का वो वर्ल्ड कप, जिसे इंडियन टीम ने जीतकर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना दी थी। हमने ऑलरेडी 1983 के उस वर्ल्ड कप को कवर कर रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जब टीम इंडिया अपने देश लौटती है तो इंडियन गवर्नमेंट को अपने प्लेयर्स की प्राइज मनी देने के लिए भी बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर की हेल्प लेनी पड़ी थी। लता मंगेशकर जी ने कॉन्सर्ट किया और ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीस का अरेंजमेंट किया। इन्हीं पैसों से इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन प्लेयर्स का वेलकम किया। इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना था कि उनका बजट काफी लो है और उस टाइम पर गवर्नमेंट बीसीसीआई को फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकती है। बट यहीं से सब चीजें चेंज होने वाली थी। वो 1983 का वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका था, लेकिन NKP साल्वे फाइनल मैच के उस इंसिडेंट को भुला नहीं पा रहे थे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें 2 मैच पासेस देने के लिए मना कर दिया था, तो उन्होंने अगले वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर ऑर्गेनाइज कराने की एक वॉर शुरू कर दी थी। वो चाहते थे कि इंडिया 1987 में होने वाले वर्ल्ड कप की होस्टिंग करे। उस टाइम तक 3 वर्ल्ड कप हुए थे और तीनों के तीनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने होस्ट करे थे। ऐसे में उनके लिए वर्ल्ड कप को इंडिया में शिफ्ट कराना आसान काम नहीं था। लेकिन अब बात इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और उनकी रिस्पेक्ट की थी, इसलिए साल्वे जी ने उस टाइम के PCB के प्रेसिडेंट नूर खान से कांटेक्ट किया। दोनों के बीच वर्ल्ड कप के होस्टिंग को लेकर कंटिन्यूअसली हाई लेवल की मीटिंग होती रही और फिर एंड में दोनों ही बोर्ड ने डिसाइड किया कि अगले होने वाले वर्ल्ड कप को वो किसी भी तरीके से इंग्लैंड के बाहर ला कर रहेंगे। मीटिंग्स हुई, प्लेयर्स तैयार किए गए, कई और क्रिकेट बोर्ड्स को भी अपने साथ लिया गया और बीसीसीआई ने ICC की मीटिंग में वर्ल्ड कप की होस्टिंग को लेकर हुई वोटिंग को पूरी तरीके से अपने फेवर में कर दिया था और इस तरह से इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर निकाल पाने में सक्सेसफुल हुआ। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जो आगे आने वाले टाइम में बोर्ड के लिए गेम चेंजिंग मोमेंट साबित होने वाला था। देन 1987 का वर्ल्ड कप पहली बार इंडिया में होने का डिसाइड हुआ एंड इस टाइम पर बीसीसीआई के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था फंड रेज करने का। बीसीसीआई को उस टाइम पर इंडिया में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराने के लिए ऑलमोस्ट 30 करोड़ रुपीस की जरूरत थी, लेकिन बोर्ड के पास इतने बड़े अमाउंट के साथ वर्ल्ड कप को होस्ट कराने का पैसा बिल्कुल नहीं था। स्पॉन्सरशिप की बात हुई तो उससे भी 38 लाख का ही फंड रेज हो पाया। इसके बाद NKP साल्वे गए राजीव गांधी के पास, जिन्होंने इंडिया में पहली बार वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराने के लिए बीसीसीआई को 4 करोड़ रुपीस दिए थे, लेकिन अब भी अमाउंट इनफ नहीं था। इसके साथ ही दूरदर्शन, जो कि वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई का ब्रॉडकास्टर था, उसने एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। दूरदर्शन ने बीसीसीआई को रॉयल्टी के पैसे देने से सडनली मना कर दिया एंड इस रॉयल्टी का अमाउंट था 6 करोड़ रुपीस। दूरदर्शन ने ये रीजन दिया कि उन्हें ब्रॉडकास्टिंग के लिए खुद को अपडेट करना है और उसके लिए उन्हें खुद पर 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब इस मोमेंट तक सब चीजें हाथ से निकलती जा रही थी और हो सकता था कि इंडिया इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के राइट्स खो ना दे, लेकिन यहाँ पर अचानक एंट्री हुई उस समय के रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक और वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन की, मिस्टर धीरू भाई अंबानी। NKP साल्वे ने धीरू भाई अंबानी को स्पॉन्सर बनने के लिए कहा और धीरू भाई अंबानी ने वर्ल्ड कप के लिए 6 करोड़ रुपीस डोनेट तक कर दिए और टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने नाम करी। इस टाइटल स्पॉन्सरशिप को
अपने नाम करने के साथ ही उन्होंने अपने छोटे बेटे अनिल अंबानी को इस वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजर बनाया। इसके पीछे विजन था रिलायंस इंडस्ट्रीज को वर्ल्ड ब्रांड बनाना एंड एंड में हुआ भी कुछ ऐसा ही। इंडिया में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप रिलायंस वर्ल्ड कप के नाम से खेला गया। अब फाइनली बीसीसीआई के लिए वर्ल्ड कप की होस्टिंग का रास्ता खुल चुका था एंड इस टाइम पर ही दूरदर्शन की फिर से एंट्री होती है एंड वो इस बार बीसीसीआई के साथ एक फाइनल डील करते हैं। अब दूरदर्शन ने बोर्ड को रॉयल्टी तो नहीं दी, लेकिन टीवी एड का रेवेन्यू बीसीसीआई के साथ शेयर करने को रेडी हो गए। इस डील के बाद बीसीसीआई ने अपने पास ग्राउंड एड्स के राइट्स रखे, जिसके बाद में मिस्टर अंबानी ने बीसीसीआई से इन राइट्स को खरीद लिया एंड फिर होता है ये 1987 का वर्ल्ड कप। एंड अब इंडिया इस वर्ल्ड कप को फाइनेंशियली और मैनेजमेंट वाइज खेलने को रेडी था। और अब इस बिजनेस वाले वे से निकल के हम स्पोर्ट्स के वे से देखें तो ये वर्ल्ड कप इंडियन टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप था, एज इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन थी। ऑल्दो इंडिया इस वर्ल्ड कप को डिफेंड तो नहीं कर पाया, लेकिन इस टूर्नामेंट की सक्सेसफुली होस्टिंग से उसने वर्ल्ड क्रिकेट को बदल के रख दिया एंड वर्ल्ड क्रिकेट में बीसीसीआई का सुपर पावर बनने में ये पहला स्टेप था। 1980s के एंड और 1990s की स्टार्टिंग में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। दूरदर्शन के मोनोपोली एक्शंस के बाद प्राइवेट चैनल्स ने क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में रेवोल्यूशन ला दिया। हालांकि इस रेवोल्यूशन लाने में सबसे बड़ा हाथ था जगमोहन दालमिया का। उस टाइम पर दूरदर्शन बीसीसीआई से इंडिया के मैच ब्रॉडकास्ट कराने के ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज लेता था, लेकिन जैसे ही जगमोहन दालमिया बीसीसीआई के न्यू प्रेसिडेंट बने, उन्होंने इस सिनेरियो को ही खत्म करके रख दिया। उन्होंने मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेकर कोर्ट में केस किया और इस केस को जीत भी गए, जिसके बाद मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स डायरेक्टली बीसीसीआई को मिलने लग गए। इसके बाद आगे का रास्ता आसान हुआ जब 1991 में पूरे देश के अंदर लिबरलाइजेशन हुआ। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन को इम्पोज किया, उसके बाद असली वर्ल्ड मार्केट खुलना शुरू हुआ। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप पूरी तरीके से बदल गया था। अब इंडिया एज अ कंट्री ग्लोबल मार्केट में अपने पैर जमा रहा था और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट होने लगा। जगमोहन दालमिया के प्रेसिडेंट रहते हुए 90s की शुरुआत में वर्ल्डटेल और बीसीसीआई के बीच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेकर एक डील भी फाइनल हो चुकी थी। इसके बाद 1991 में साउथ अफ्रीका की टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंडिया के टूर पर आती है। उसी टाइम पर बीसीसीआई को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और इससे मिलने वाले पैसों की वैल्यू पता चली। इसी सीरीज में पहली बार ऐसा हुआ था कि बीसीसीआई को ऑफिशियली ब्रॉडकास्टिंग का पैसा मिला था। इसके बाद 1993 में इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच में बीसीसीआई ने ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपीस की ब्रॉडकास्टिंग फीस चार्ज करी। इसके बाद 1996 का वर्ल्ड कप आया, जिसे एक बार फिर से इंडिया ने श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ मिलकर होस्ट किया। इस टूर्नामेंट के बाद बीसीसीआई को मीडिया राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग डील्स काफी अच्छे टर्म्स में मिलने लग गई। बीसीसीआई की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जीतने के लिए कंपटीशन और बढ़ने लग गया और बीसीसीआई ने ये अपॉर्चुनिटी काफी अच्छे से एक्सप्लॉइट करी। देखते ही देखते 2006 आ गया और इस टाइम तक बीसीसीआई का रेवेन्यू 650 करोड़ रुपीस तक हो गया था। एंड इसी के बाद आया सबसे बड़ा चेंज। एक ऐसी लीग ने इंडियन क्रिकेट में एंट्री करी जिसने बीसीसीआई को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के आने के बाद बीसीसीआई ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आईपीएल का लॉन्च होना बीसीसीआई की फाइनेंशियल ग्रोथ का एक टर्निंग पॉइंट था। 2008 में आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने एक्वायर किया और उसके बाद से बीसीसीआई ने कई मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर दिया। आईपीएल का लॉन्च होना बीसीसीआई की फाइनेंशियल ग्रोथ का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था और उसके बाद से बीसीसीआई ने कई मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर दिया। एक ग्लोबल अटेंशन का सोर्स बनने के साथ साथ पिछले 15 सालों में आईपीएल ने बीसीसीआई को सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अकेले 2023 के आईपीएल से बीसीसीआई ने 5120 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था और वहीं 2022 के आईपीएल से बीसीसीआई ने 2367 करोड़ रुपीस जनरेट किए थे। एंड जो अमाउंट 2023 के आईपीएल सीजन में बीसीसीआई ने अचीव किया था वो 2022 के सीजन से ऑलमोस्ट 116% ज्यादा था। और इस सब के पीछे सबसे बड़ा रीजन रहा व्यूअरशिप का। 2008 में आईपीएल के ऑलमोस्ट 10 करोड़ व्यूअर्स थे, जो कि 2023 में जाकर 40 करोड़ से ऊपर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने 2008 में जो आईपीएल के राइट्स 820 करोड़ रुपए में बेचे थे वो 2023 में 9978 करोड़ रुपीस रहे। अब अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, बीसीसीआई इस टाइम पर वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन चुका है। लेकिन बीसीसीआई आखिर पैसे कैसे कमाता है, आइए समझते हैं। देखा जाए तो बीसीसीआई की अर्निंग 4 मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है मीडिया राइट्स। 2023 में वीओकॉम 18 ने सितंबर 2023 से मार्च 2028 तक टीवी और डिजिटल राइट्स को खरीद लिया था। एंड बीसीसीआई के अकॉर्डिंग ये डील 5963 करोड़ रुपीस की थी। ऑल्दो स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास अभी भी आईसीसी इवेंट्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है। यानी कि अगर हम एक ब्रॉड वे में देखें तो बीसीसीआई ने इस मीडिया राइट्स वाले पार्ट को एक्चुअली अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिस वजह से और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है। देन इसके बाद आता है स्पॉन्सर राइट्स। स्पॉन्सर राइट्स से बीसीसीआई को काफी ज्यादा कमाई होती है। 2023 में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड ने इंडियन क्रिकेट टीम को 3 साल के लिए
न्यू टाइटल स्पॉन्सर बनाया था। ये डील फाइनल होने के बाद से IDFC बैंक हर मैच के लिए BCCI को ऑलमोस्ट 4.2 करोड़ रुपीस देती है। IDFC बैंक के बाद 2023 में एडिडास इंडियन टीम का नया किट स्पॉन्सर बना। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के हिसाब से 5 साल के लिए ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपीस चार्ज हो रहे हैं। इसके अलावा ड्रीम 11 ने भी 358 करोड़ रुपीस में टीम इंडिया के जर्सी स्पॉन्सर के रूप में 2027 तक के राइट्स अपने पास रखे हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिससे BCCI अपना रेवेन्यू जनरेट करता है एंड वो है टिकट सेल करके। टीम इंडिया का मैच किसी भी कंट्री में हो रहा हो, फैंस पूरे जोश के साथ टीम इंडिया को सपोर्ट करने ग्राउंड में आते हैं एंड इन्हीं टिकट्स को ऑनलाइन बेचने के लिए BCCI अपने राइट्स देता है, जो पहले बुक माई शो के पास थे लेकिन अब पेटीएम के पास है। एंड यू वोंट बिलीव, ICC के रेवेन्यू शेयरिंग का भी कुछ परसेंट BCCI के पास होता है। यानी कि इन सभी फैक्टर्स को अगर हम एक साथ मिला दे तो 2023 से 2027 तक BCCI की इनकम ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपीस होने वाली है। और इसके अलावा और ज्यादा इनकम जनरेट करने के लिए हमारे पास IPL है ही। एंड इवन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो BCCI आने वाले 20 सालों में ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा की कमाई करने वाला है। अगर ये चीज सही में हो गई तो कई सालों तक BCCI को सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में कोई भी क्रिकेट बोर्ड पीछे नहीं छोड़ पाएगा। ये थी स्टोरी BCCI के रिच होने की। एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड जो अपनी शुरुआत में सिर्फ एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन था, वो आज वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी बन चुका है। आपको क्या लगता है, इस BCCI की नेटवर्थ ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ से ज्यादा है, वो आगे आने वाले टाइम इस नंबर को और कितना आगे ले जाएगा? ये कमेंट करके जरूर बताना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तेरे साथ ही होश में रहता हूँ, ओ जाने जाना तेरे बिन मत होश में रहता हूँ, ओ जाने जाना तू ही तो है मेरे जीने का सहारा, ओ जाने जाना इतनी दूर क्यों हम लगता किनारा।